इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद। इसकी बहुत सारी कहानियां किस्से आप लोगों ने सुने होंगे। इसी तरह का एक किस्सा है सोवियत संघ, जिसे आज आप लोग रूस कहते हैं। इसका मिग-21 चुरा लिया था। किसने? इजराइल की मोसाद खुफिया एजेंसी ने, यहाँ की खुफिया एजेंसी ने। तो इसी कहानी के बारे में हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप देखेंगे तो इजराइल आपको देखने को मिलेगा, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखिए, जब 25 मार्च 1963 को मैर आमेत इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख बने, तो उन्होंने इजराइल के कई रक्षा अधिकारियों से मुलाकात कर पूछा कि इजराइल की सुरक्षा के लिए मोसाद का सबसे बड़ा योगदान क्या हो सकता है। और सबका कहना था कि अगर वो किसी तरह सोवियत विमान मिग-21 इजराइल ला पाए तो बहुत अच्छा होगा। असली कहानी तब शुरू हुई जब एजेड वाइजमैन इजराइल को वायुसेना के प्रमुख बने। वो हर 2-3 हफ्ते में मेर आमेद के साथ सुबह का नाश्ता किया करते थे। ऐसी ही एक मुलाकात के दौरान मेर ने उनसे भी पूछा कि वो उनके लिए क्या कर सकते हैं। वाइजमन ने बिना एक सेकंड गवाए कहा, मुझे मिग-21 चाहिए। और मेर आमिद अपनी किताब हेड टू हेड में लिखते हैं कि मैंने वाइजमन से कहा कि क्या आप पागल हो गए हैं? पूरे पश्चिम जगत में एक भी मिग विमान नहीं है। लेकिन वाइजमन अपनी बात पर अड़े रहे। वो बोले, हमें हर हालत में मिग-21 चाहिए। उसे पाने के लिए आपको अपनी सारी ताकत झोंक देनी चाहिए। अमित लिखते हैं कि मैंने इसकी जिम्मेदारी रहविया वर्डी को दी, जो इससे पहले मिस्र और सीरिया से ये विमान लाने में की असफल कोशिश कर चुके थे। और हमने इस योजना पर महीनों काम किया, और हमारी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस योजना को पूरा कैसे किया जाए। मिग-21 की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो सोवियत संघ ने 1961 से अरब देशों को मिग-21 देने शुरू कर दिए थे। और डोरॉन गेलर अपने लेख स्टीलिंग आ सोवियत मिग ऑपरेशन डायमंड में लिखते हैं कि 1963 तक मिग-21 मिस्र, सीरिया और इराक की वायुसेना का महत्वपूर्ण अंग बन चुका था। रूसी इस विमान के लिए उच्चतर स्तर की गोपनीयता बरत रहे थे। उन्होंने अरब देशों को विमान देने की सबसे बड़ी शर्त ये लगाई कि ये विमान भले ही उनकी धरती पर रहेंगे, लेकिन विमानों की सुरक्षा, प्रशिक्षण और रखरखाव की जिम्मेदारी सोवियत अधिकारियों की होगी। और पश्चिम में मिग-21 की क्षमताओं के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। और गेलर लिखते हैं कि वर्डी ने अरब देशों में इस बारे में सुराग लगाने शुरू कर दिए। कई हफ्तों बाद उन्हें ईरान में इजरायली मिलिट्री अतासे याकूब निमरादी से रिपोर्ट मिली कि वो एक इराकी यहूदी यूसुफ सिमिस को जानते हैं, जिसका दावा है कि वो एक इराकी पायलट को जानते हैं जो इराक का मिग-21 विमान इजराइल ला सकता है। सिमिस अविवाहित थे और आनंदमय जीवन व्यतीत करने के आदी थे। उनमें लोगों से दोस्ती करने और उनका पूरा विश्वास जीतने की अद्भुत क्षमता थी। सिमिस की बगदाद में एक ईसाई महिला मित्र हुआ करती थी, और जिसकी बहन कमीला ने इराकी वायुसेना के एक ईसाई पायलट कैप्टन मुनीर रेतफा से विवाह किया था। सिमिस को पता था कि मुनीर असंतुष्ट थे, क्योंकि बेहतरीन पायलट होने के बावजूद उनकी पदोन्नति नहीं की गई थी। और उनसे कहा जाता था कि वो अपने ही देश में कुर्द गांव पर बमबारी करें। और आप देखेंगे कि जब उन्होंने अपने अफसरों से इसकी शिकायत की, तो उन्हें बताया गया कि ईसाई होने के कारण उनकी पदोन्नति नहीं हो सकती है, वो कभी स्क्वाड्रन लीडर नहीं बन सकते हैं। और रैथपा बहुत महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने सोच लिया कि अब उनके लिए इराक में रहने का कोई तुक नहीं है। सिमिस करीब 1 साल तक युवा पायलट रैथपा से बातचीत करने के बाद उन्हें एंथेक्स जाने के लिए मनाने में कामयाब हो पाए। और सिमिस ने ईरानी अधिकारियों को बताया कि रैथपा की पत्नी को एक गंभीर बीमारी है, उन्हें पश्चिम के डॉक्टरों को दिखाकर ही बचाया जा सकता है, उनको तुरंत ग्रीस ले जाया जाए और उनके साथ उनके पति को भी वहां जाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि परिवार में वो अकेले शख्स हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। इराकी अधिकारियों ने उनकी बात मान ली और मुनीर रैथपा को उनकी पत्नी के साथ एथेंस जाने की इजाजत दे दी गई। $10 लाख देने की पेशकश। तो एथेंस में मोसाद ने इजरायली वायुसेना के एक और पायलट कर्नल जीव लिरोन को रैथपा से मिलने भेजा।
मोसाद ने रेतपा का कोड नेम रखा याहो याहो लॉम, जिसका अर्थ होता है कि हीरा। इस पूरे मिशन को ऑपरेशन डायमंड का नाम दिया गया। और एक दिन लियोन ने रेतपा से पूछा कि अगर तुम अपने विमान के साथ इराक से बाहर चले जाओ तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। तो रेतपा का जवाब था कि वो लोग मुझे मार देंगे, कोई भी देश मुझे शरण देने के लिए तैयार नहीं होगा। इस पर लियोन ने कहा कि एक देश है जो खुली बाहों से तुम्हारा स्वागत करेगा, उसका नाम है इजराइल। एक दिन सोचने विचारने के बाद रेतपा इराक से मिग-20 विमान के साथ बाहर आने के लिए तैयार हो गए। बाद में लीरोन ने एक इंटरव्यू में रेतपा के साथ हुई बातचीत का जिक्र किया। अरबी गाना बना कोड वर्ड। ग्रीस से वो दोनों रोम गए, वहां सिमिस और उनकी महिला मित्र भी पहुंच गए। कुछ दिनों बाद वहां इजरायली वायुसेना के इंटेलिजेंस विभाग के रिसर्च अफसर यहूदा पोरेट भी पहुंच गए। और रोम में ही तय हुआ इजरायली इंटेलिजेंस और रेतपा के बीच संवाद कैसे स्थापित किया जाए। माइकल बार जोहर और निसिम मिसाल अपनी किताब द ग्रेटेस्ट मिशन ऑफ द इजरायली सीक्रेट सर्विस मोसाद में लिखते हैं कि तय हुआ कि जब रेतपा इजराइल के रेडियो स्टेशन कॉल से मशहूर अरबी गाना मरहमते मरहमते सुनेंगे, ये उनके लिए संकेत होगा कि वो इराक छोड़ दें। और लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि रोम में मोसाद के प्रमुख मेयर आमिद खुद उन पर नजर रख रहे थे। रेतपा को ब्रीफिंग के लिए इजराइल बुलाया गया और जहां वो सिर्फ 24 घंटे रहे। इस दौरान उन्हें सारी योजना तफसील से बताई गई। मोसाद ने उन्हें गुप्त कोड भी दिया और इजरायली जासूसी उन्हें अबीब की मुख्य सड़क एल नबी स्ट्रीट ले गए और शाम को उन्हें तफा के अच्छे रेस्टोरेंट में खाना भी खिलाया गया। वहां से रेतपा एथेंस गए और फिर वहां से जहाज बदल कर बगदाद पहुंचे। योजना के अंतिम चरण की तैयारी में लग जाते हैं। अब अगली समस्या थी कि पायलट के परिवार को इराक के बाहर पहले इंग्लैंड और फिर अमेरिका कैसे भेजा जाए। रेतपा की कई बहनें और बहनोई भी थे और उनके उड़ने से पहले उन सबको इराक से बाहर निकालना जरूरी था। लेकिन ये तय हो गया था कि उनके परिवार को इजराइल ले जाया जाएगा। और माइकल वार जोहर और निसिम मिसाल लिखते हैं कि रेतपा की पत्नी कमीला को इस योजना की जरा भी भनक नहीं थी और रेतपा को उन्हें सच बताने में डर भी लग रहा था। वो लिखते हैं कि रेतपा ने सिर्फ ये बताया था कि वो लंबे समय के लिए यूरोप जा रहे हैं। वो अपने 2 बच्चों के साथ पहले एम्स्टर्डम गई। वहां उनका इंतजार कर मोसाद के लोग वहां वहां से उन्हें पेरिस ले गए, जहां जीव लियोन ने उससे उनकी मुलाकात की। रेतपा की पत्नी अभी तक नहीं भांप पाई कि ये लोग कौन थे। रेतपा की पत्नी ने रोना शुरू किया। बाद में लियोन ने याद किया कि इन लोगों को एक छोटे अपार्टमेंट में ठहराया गया और जहां सिर्फ एक डबल बेड था और हम उसी पलंग पर बैठे थे। और इजराइल की उड़ान भरने से एक रात पहले मैंने कमीला को बताया कि मैं एक इजरायली अफसर हूं और अगले दिन उनके पति भी वहां पहुंचने वाले हैं। और उसने बहुत नाटकीय प्रतिक्रिया दी। वो पूरी रात रोती और चिल्लाती रही। उसने कहा कि उसका पति गद्दार है और उसके भाइयों को जब पता चलेगा कि उसने क्या किया तो वो उसे मार डालेंगे। लेओन लिखते हैं कि उन्हें एहसास हो गया कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। सूजी हुई आंखों और एक बीमार बच्चे के साथ हम जहाज में बैठे और इजराइल आ गए। 17 जुलाई 1966 को यूरोप में मोसाद के एक स्टेशन को मुनीर की तरफ से एक कोडेड पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि उसने ईरान से उड़ने की पूरी तैयारी कर ली। और 14 अगस्त को मुनीर रेतफा ने मिग-21 विमान पर उड़ान भरी, लेकिन विमान के इलेक्ट्रिक सिस्टम में खराबी होने के कारण उसे विमान को वापस ले जाकर रसीद एयरबेस पर उतारना पड़ा। बाद में मुनीर को पता चल गया कि विमान में आई खराबी गंभीर नहीं थी। दरअसल उसके कॉकपिट में एक फ्यूज जल जाने की वजह से धुआं भर गया था। लेकिन मुनीर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए उसने विमान को रसीद एयरबेस पर उतार दिया। 2 दिन बाद मुनीर ने उसी मिग-21 में फिर उड़ान भरी। उसने पहले से तय हवाई मार्ग पर उड़ना जारी रखा। माइकल बार जोहर और नसीम मिसाल लिखते हैं कि पहले मुनीर ने बगदाद का रुख किया और फिर इजराइल की तरफ अपने विमान को मोड़ दिया। इराकी कंट्रोल रूम ने इसको नोट किया और बार बार संदेश भेजकर मुनीर से वापस लौटने के लिए कहा। जब मुनीर पर इसका कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने इसका विमान शूट करने की धमकी दी। इसके बाद मुनीर ने अपना रेडियो ऑफ कर दिया। 2 इजरायली पायलट को इस मिशन पर लगाया गया था। वो इराकी पायलट को इजराइल की सीमा में घुसते ही एस्कॉर्ट कर इजरायली हवाई ठिकानों पर ले जाएं। विमान इजराइल के कब्जे में आया। इजराइल के बेहतरीन पायलटों में गिने जाने वाले रैन पैकर को रेतफा को एस्कॉर्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और रैन ने वायुसेना कंट्रोल को संदेश भेजा। हमारे अतिथि ने
अपनी रफ्तार धीमी कर ली है और वो अपना अंगूठा उठाकर मुझे संकेत दे रहे हैं कि वो नीचे उतरना चाहते हैं। उन्होंने अपने विंग्स भी हिलाए, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय कोड है, और उनके इरादे नेक हैं। बगदाद से टेक ऑफ करने के 65 मिनट बाद ठीक 8 बजे रेतपा के विमान ने इजराइल के हेजोर एयरबेस पर लैंड किया। ऑपरेशन डायमंड शुरू होने के 1 साल के भीतर और 1967 के 6 दिन का युद्ध शुरू होने से 6 महीने पहले दुनिया का उस दौर का सबसे आधुनिक मिग 21 इजरायली वायुसेना के पास था। मौसाद की टीम ने असंभव को संभव कर दिखाया। लैंड करने के बाद परेशान और भौचक्के मुनीर को हेजोर बेस कमांडर के घर लाया गया और वहां कई वरिष्ठ इजरायली अफसरों ने उनको पार्टी दी, बिना ये समझे कि उन पर उस समय क्या गुजर रही थी। मुनीर पार्टी में एक कोने में बैठा रहा और उसने एक शब्द में भी नहीं कहा। मुनीर रेतपा ने प्रेस को संबोधित किया। कुछ आराम के बाद निश्चिंत हो जाने के बाद उनकी पत्नी और बच्चे इजराइल आने वाले विमान पर बैठ चुके थे। मुनीर रेतपा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करने के लिए ले जाया गया और वहां उन्होंने बताया कि किस तरह इराक में ईसाइयों के साथ जुल्म किया जा रहा और किस तरह वो अपने ही लोग कुर्दों पर बम गिरा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुनीर को तेल अबीब के उत्तर में समुद्र से लगे शहर हर्जिलिया में उनके परिवार से मिलाने के लिए ले जाया गया और बाद में मेयर अहमेद ने लिखा कि मैंने उन्हें शांत करने, प्रोत्साहित करने और उन्होंने जो कुछ किया उसकी तारीफ करने की भरसक कोशिश की। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि हम में से जो कुछ भी संभव हो सकेगा हम उनके और उनके परिवार वालों के लिए करेंगे, लेकिन मुनीर का परिवार, खासतौर से उनकी पत्नी, सहयोग के लिए तैयार नहीं थी। मुनीर के मिग 21 के साथ लैंड करने के कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी का भाई, जो इराकी वायुसेना में अफसर था, वो इजराइल पहुंच गया और उनके साथ सेमेस और उनकी प्रेमिका कैमिली भी आए और उनको बताया गया कि उन्हें यूरोप ले जाया जा रहा है और जहां उनकी बहन बहुत बीमार है। लेकिन जब इजराइल में उनकी बहन हुई, मुनीर से उनकी मुलाकात करवाई गई तो उन्होंने अपना आपा खो दिया और वो आप देखेंगे क्या गद्दार कहते हुए उनके ऊपर कूदा और उन्हें मारने की कोशिश की। उन्होंने अपनी बहन पर भी इस साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया और उन्होंने इस बात का यकीन ही नहीं किया कि उनकी बहन को इसकी भनक तक नहीं थी और उनकी बहन ने लाख सफाई दी, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद वो इराक वापस चला गया। इजरायली पायलट ने मिग 21 उड़ाया और उस मिग 21 को सबसे पहले इजराइल के सबसे मशहूर वायुसेना पायलट डैनी सपीरा ने उड़ाया। और आप देखिए, विमान लैंड होने के एक दिन बाद वायुसेना प्रमुख ने उन्हें बुलाकर कहा कि आप मिग 21 उड़ाने वाले पहले पश्चिमी पायलट होंगे। आपको इस विमान का बारीकी से अध्ययन करना होगा, इसकी अच्छाइयाँ और कमियाँ ढूंढनी होगी। बाद में डैनी सपीरा ने याद किया कि हम हजतौर में मिले जहां मिग 20 विमान खड़ा हुआ था। रेतफा ने मुझे सभी बटनों की जानकारी दी। हमने विमान के बारे में सभी निर्देश पढ़े जो अरबी और रूसी भाषा में लिखे हुए थे। 1 घंटे के बाद मैंने उनसे कहा कि मैं विमान को उड़ाने जा रहा हूँ। वो आश्चर्यचकित रह गए और उसने कहा कि आपने विमान उड़ाने का कोर्स पूरा नहीं किया। मैंने उन्हें बताया कि मैं टेस्ट पायलट हूँ और उसने कहा कि वो साथ रहेगा। मैंने कहा ठीक है। और मिराज 3 से 1 टन हल्का था मिग 21। माइकल बार जोहर और निस्सिम मिसाल लिखते हैं कि मिग 21 की पहली उड़ान देखने के लिए इजरायली वायुसेना के सभी वरिष्ठ अधिकारी हजतौर पहुंचे। वहां वायुसेना के पूर्व प्रमुख एजेर वाइजमन भी मौजूद थे। उन्होंने सपीरा के कंधे थपथपाए और बोले, कोई स्टैंड दिखाने की कोशिश मत करना, विमान को सुरक्षित उतार लेना। रेतफा भी वहां मौजूद थे। जैसे ही उड़ान के बाद सपीरा ने लैंड किया, मुनीर रेतफा दौड़ते हुए उनके पास गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे पायलट के रहते अरब तुम्हें कभी नहीं हरा पाएंगे। कुछ दिनों की उड़ान के बाद वायुसेना के विशेषज्ञ समझ गए कि पश्चिम में मिग 20 विमान को क्यों इतनी इज्जत के साथ देखा जाता है। वो बहुत ऊंचाई पर बहुत तेजी से उड़ सकता था और मिराज युद्धक विमान से उसका वजन 1 टन कम भी था। युद्ध में फायदा मिला इजराइल को। अमेरिकियों ने उस विमान का अध्ययन करने और उसे उड़ाने के लिए विशेषज्ञों का एक दल इजराइल भेजा, लेकिन इजरायलियों ने उन्हें विमान के पास तक भटकने नहीं दिया। उनकी शर्त थी कि अमेरिका पहले उनके साथ सोवियत विमान भेदी मिसाइल सैम-2 की तकनीकी साझा करें। बाद में अमेरिका इसके लिए राजी भी हो गया। अमेरिकी पायलट इजराइल पहुंचे। उन्होंने मिग 21 का निरीक्षण किया और उसे उड़ा कर भी देखा। मिग 21 का राज पता चलने का इजरायली वायुसेना को भरपूर फायदा मिला और उसने उन्हें अरब देशों के साथ 6 दिनों के युद्ध की तैयारी करने में मदद भी की और उस मिग 21 के रहस्य ने इजराइल की जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कुछ ही घंटों में इजराइल ने पूरी अरब वायुसेना को निस्तनाबूद कर दिया। रेतफा ने इजराइल छोड़ा। मुनीर रेतफा और उनके परिवार को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी।
माइकल वार जोहर और निसिम मिसाल लिखते हैं कि मुनीर को इजराइल में एक कठोर, एकाकी, दुखी जीवन बिताना पड़ा और अपने देश के बाहर नई जिंदगी बनाना उनके लिए नामुमकिन काम हो गया। मुनीर और उनका परिवार अवसाद में चला गया और अंततः उनका परिवार टूट गया। वे लिखते हैं कि 3 सालों तक मुनीर ने इजराइल को अपना घर बनाने की कोशिश की और इजरायली तेल कंपनियों के डकोटा विमानों को उड़ाया भी, लेकिन उनका मन वहां नहीं लगा। इजराइल में उनकी ईरानी रिफ्यूजी की पहचान दी गई थी, लेकिन वो अपने को इजराइल के जीवन के अनुरूप नहीं ढाल सके। कुछ दिनों बाद उन्होंने इजराइल छोड़ दिया और नकली पहचान के साथ एक पश्चिमी देश में बस गए। वहां भी सुरक्षा कर्मियों से घिरे होने के बावजूद वो अपने आप को अकेला महसूस करते रहे। उन्हें इस बात का हमेशा डर रहा कि एक दिन इराक की कुख्यात मुखाबरात उन्हें अपना निशाना बना लेगी। इजरायलियों ने बहाए मुनीर के लिए आंसू। तो मिग-20 उड़ाकर इजरायल ले जाने के 22 साल बाद अगस्त 1988 में मुनीर रैदफा का दिल का दौरा पड़ने से अपने घर में डेथ हो गई। मोसाद ने मुनीर रैदफा के सम्मान में एक मेमोरियल सर्विस का आयोजन भी किया। एक ना भुलाया जाने वाला दृश्य था। इजराइल की खुफिया एजेंसी इराकी पायलट की मौत का शोक मना रही थी। बाद पर रैदफा की जिंदगी पर 2 बहुचर्चित फिल्में भी बनी, स्टील द स्काई और गेट मी मिग-21। रैदफा के लाए मिग-21 को इजराइल के हाथी जरीन वायुसेना म्यूजियम में ले जाया गया। वहां वो आज तक रखा हुआ है। तो ये पूरी कहानी है मिग-21 चुराने की।